अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ENG 201 लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे ओरल कम्युनिकेशन के बारे में और वो भी डिटेल में। जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 1 में बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके बारे में बात की थी कि ये होता क्या है। तो इसी तरह आज हम लेक्चर नंबर 2 में लेसन नंबर 2 ओरल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं अपना लेसन। तो इसमें जो हमारे पास आउटलाइन है, जो चीज़ें हमने कवर करनी है, वो हमारे पास टाइप्स हैं ओरल कम्युनिकेशन की, कि जो हम बातचीत करते हैं, हमारे जो मवासलात है, हमारी जो कम्युनिकेशन है, उसकी क्या टाइप्स हैं, उसके मोड्स ऑफ़ डिलीवरी क्या हैं। मोड्स ऑफ़ डिलीवरी मीन के हम किस किस तरह से उसको डिलीवर कर सकते हैं अपनी बात को। इसके बाद हमारे पास प्रिपरेशन है, कि हमने कैसे प्रिपेयर करना है अपनी प्रेजेंटेशन को, हम कैसे डिलीवर कर सकते हैं। डिलीवरी गाइडलाइंस हैं और यूजिंग विजुअल एड्स। तो टाइम ज़ाया किए बिना हम सबसे पहले आते हैं अपनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पे, कि टाइप्स क्या हैं कम्युनिकेशन की। अगर तो हम इसमें ओरल प्रेजेंटेशंस की बात करें तो वो हमारे पास फॉर्मल भी हो सकती हैं, इनफॉर्मल भी हो सकती हैं। डिपेंड करता है कि वो हम किस पर्पज़ के लिए यूज़ करें, हमारी वो कम्युनिकेशन, हमारी वो प्रेजेंटेशन जो है किस पर्पज़ के लिए, उसका मकसद क्या है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम अपनी जो प्रेजेंटेशन है तैयार करते हैं। तो हमारे पास ओरल प्रेजेंटेशन में कोई भी रिपोर्ट हो सकती है, कोई रिव्यू हो सकता है, कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई कॉन्फ्रेंस टॉक हो सकती है। और इसी तरह हमारे पास एन इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन इज़ केयरफुली प्लान्ड विद योर ऑब्जेक्टिव्स। एक अच्छी, एक इफेक्टिव जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है वो किसी मकसद के तहत प्लान की जाती है। कोई ऑब्जेक्टिव होता है हमारा उसके पीछे, कि जिसकी वजह से जो हमारे ऑडियंस होते हैं हमारी तरफ अटेंशन उनकी हमारी तरफ आती है, हम उनकी अटेंशन गेन करते हैं। तो इसी तरह हमारे पास एक डिफरेंस होती है रिटन डॉक्यूमेंट्स में और ओरल प्रेजेंटेशन में। क्या फ़र्क है? तो जो रिटन्स होते हैं उसमें हमारे पास पब्लिकेशंस आ जाती हैं, और ओरल में हमारे पास जो ऑडियंस होते हैं डायरेक्टली हम उनको डिलीवर करते हैं। और सेम इसी तरह हमारे पास रिटन में कोई नो डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन, हमारा डायरेक्ट ऑडियंस इंटरेक्शन नहीं होता, जबकि ओरल में हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा होता है हमारे ऑडियंस से। ठीक है। तो जब हम कोई चीज़ रिटन लिखते हैं तो उसमें हमारे पास जो हमारा इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी लार्ज वॉल्यूम होता है, बहुत ज़्यादा एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हम उसमें मेंशन करते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास जो ओरल प्रेजेंटेशन होती है वो बहुत सिंपल वे में हम उसको देते हैं, जिसमें मेन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं बस, और एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है जो हम आगे अपने ऑडियंस को ट्रांसफ़र करते हैं। तो हमारे पास जो इफेक्टिव ओरल कम्युनिकेशन होती है उसमें हमें कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होती हैं। आउटलाइनिंग और प्लानिंग आ जाती है, प्रिपेयरिंग ओवरहेड्स एंड अदर डिस्प्ले मीडिया, रिहर्सिंग आ जाती है, डिलीवरी का मेथड आ जाता है। तो हमारे पास इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स के बारे में बात की गई है। तो हम इसमें ये बताएंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स में हम जो हैं एक हमारा जो मैनर्स, हम बहुत ही ज़्यादा एक मैनर्ड और एक वेल बेटर वे, मतलब जो हमारा बहुत अच्छा एक बिहेवियर होता है हम उसमें जाके डिलीवर करते हैं उनको। उसमें हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमारे सामने हम किससे बात करने जा रहे हैं, हमें किसके सामने वो प्रेजेंट करनी है, हमारे ऑडियंस हैं, हमने उनकी अटेंशन गेन करनी है। हाँ, एक उसमें हमारे पास कोई भी ऑडिटोरियम हॉल हो सकता है, हम वहाँ जाते हैं, हमें वहाँ जाके अपनी रिपोर्ट को एक फॉर्मल वे में वहाँ पे प्रेजेंट करना है। और हम अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ही एक एडवांस लेवल पे अच्छे तरीके से तैयार करके जाते हैं, कोई गलती की गुंजाइश नहीं ना हो उसमें। जबकि जो इनफॉर्मल और रिपोर्ट होती है उसमें हमारे पास जो ऑडियंस होते हैं उनसे हमारा इंटरेक्शन होता है, लेकिन हम बहुत ही रिलैक्स होते हैं। हमारा जो डिलीवरी मेथड होता है वो बहुत नॉर्मल होता है, और हम उसमें कोई ख्याल नहीं रखते हैं कि हमारी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए या कोई इस तरह, क्योंकि वो इनफॉर्मल वे है। ठीक है। उस इनफॉर्मल मीटिंग में, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में हम कम्युनिकेशन में बहुत ही ईज़िली एक फ्री होकर हम अपने जो आइडियाज़ हैं उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर हम एक प्रोफेशनली इन्वायरमेंट को लेकर बात करें प्रेजेंटेशन की, ओरल प्रेजेंटेशंस की, तो वो इंफॉर्मेटिव स्पीकिंग होनी चाहिए और परsuasive स्पीकिंग होनी चाहिए। हमारे पास जो इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग होती है वो हमारे पास हो सकती है इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट हो सकती है, कोई ओरल ब्रीफिंग हो सकती है, कोई पैनल डिस्कशन हो सकती है, कोई ओरल क्रिटिक्यू हो सकती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताना भूल गई हूँ कि हमारे पास जो फॉर्मल ओरल रिपोर्ट्स होती है वहाँ पे जो हमारे पास ऑडियंस होती है वो हमारे पास ज़्यादा होती है, और इनफॉर्मल में हमारे पास जो ऑडियंस होती है वो कम होती है। तो अब हमारे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव की बात हो रही है, तो ये नहीं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ कन्वे किया जा रहा है, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन है जो कि कन्वे की जा रही है। तो इसमें यह है कि इन्फॉर्मेटिव स्पीकिंग हैज़ ऑडियंस लर्निंग एज इट्स प्राइमरी गोल।
तो यहाँ पे जो फोकस किया जा रहा है वो किया जा रहा है ऑडियंस की लर्निंग पे, कि यहाँ पे उनको कुछ ना कुछ सिखाया जा रहा है, उन्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। यानी कि इसमें कोई ना कोई बात हो रही होगी, किसी इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई प्रोसेसेस होंगे और किसी प्लेस के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो लोगों से बात हो रही होगी, यानी किसी न किसी चीज़ को लर्न करवाया जा रहा है। तो इसकी कुछ फॉर्म्स दी गई हैं हमें, जैसे कि इंडिविजुअल और ग्रुप रिपोर्ट। इंडिविजुअल यानी अकेले की, ग्रुप यानी कि कोई पूरे ग्रुप की रिपोर्ट हो सकती है। ओरल ब्रीफिंग यानी कि जो उसके मेन पॉइंट्स हैं उसकी ओरल समरी हो सकती है, आप कह सकते हैं कि उसकी ओरल इन्फॉर्मेशन। पैनल डिस्कशन यानी कि जिसमें बहुत सारे लोग एक ही चीज़ पे डिस्कस करते हैं। सेम इसी तरह ओरल क्राइटिक भी है, इसमें भी सेम पैनल डिस्कशन की तरह ओरल क्राइटिक में भी सेम एक ही चीज़ पर डिस्कशन हो रही होती है। इसी तरह हमारे पास है परसुएसिव स्पीकिंग। परसुएसिव स्पीकिंग इज़ यूज्ड टू इन्फ्लुएंस व्हाट एन ऑडियंस थिंक और डज। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करते हैं उसके बाद, आपकी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद जो ऑडियंस है वो क्या सोचती है और क्या करती है, तो इसके गोल्स क्या होते हैं उस पर बात कर लेते हैं हम। उसके गोल्स में आता है कि टू रेनफोर्स द एटीट्यूड्स, बिलीव्स एंड वैल्यूज़ एंड ऑडियंस ऑलरेडी होल्ड। यानी कि जो ऑडियंस है वो जिन चीज़ों पे, जिन एटीट्यूड्स पे, जिन वैल्यूज़ पे, जिन बिलीव्स पे वो ऑलरेडी होल्ड कर रही है, जिनके वो अमल कर रही है, जिनको सपोर्ट कर रही है, उनको रीइंफोर्स करना, यानी कि उन पे एक्शन लेना। एंड टू चेंज एटीट्यूड्स, टू इनोकुलेट एन ऑडियंस अगेंस्ट काउंटर परसेशन, टू मोटिवेट एन ऑडियंस टू एक्ट। कि उनके जो ऑडियंस है, जो हमारे सुनने वाले हैं, उनके मतलब सामईन के जो रवैये हैं उनको तब्दील करना, उनको मोटिवेट करना, उनको सामईन को, उनके ऑडियंस को अमल करने की तरकीब देना। क्योंकि जो वर्ड परसुएसिव है उसका मतलब ही यही है कि कायल करना। परसुएसिव स्पीकिंग मीन कि दूसरों को कायल करना। आगे हमारे पास डिलीवरी मेथड्स हैं कि हमारे पास कौन कौन से डिलीवरी मेथड होने चाहिए। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट है अपना एक्सटेम्पोर, सेकंड है इम्प्रोम्प्टो, थर्ड है हमारे पास मेमोराइजेशन, फोर है रीडिंग। तो हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो हमारे पास सबसे पहले एक्सटेम्पोर। इन दिस मेथड ऑफ डिलीवरी द थॉट इज़ प्लान बिफोर स्टार्टिंग टू स्पीकिंग। अब मीन कि इसमें हमारे पास ये होता है कि हमने अगर कहीं प्रेजेंटेशन देनी है या हमने कहीं ओरल कम्युनिकेशन करनी है, तो इसमें हम सबसे पहले प्लान मीन की तैयारी करते हैं उसकी, उसको पहले हम तैयार करते हैं, उसके बाद जाके उस जगह पे हम जाके शुरू करते हैं, बोलते हैं। मीन कि पहले से हम उसकी प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद जाके उसको बोलते हैं या डिलीवर करते हैं, यानी कि इसमें पहले से ही प्लानिंग की जाती है। तो इसमें हमारे पास एक और मेन चीज़ है, द एक्सटेम्पोरेनियस मेथड इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट एफर्ट बट रिजल्ट इन अ डिग्री ऑफ क्वालिटी दैट टेल्स योर ऑडियंस दैट यू केयर अबाउट देम। जिससे कि इसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन इससे ये होता है कि जो आपके ऑडियंस होते हैं उनको पता चलता है, वो इम्प्रेस होते हैं, उन्हें ये लगता है कि हाँ आप उनकी केयर करते हैं, आप उनके बारे में सोचते हैं कि आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं। इस पर आपके ऑडियंस पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन आपका उनके सामने बनता है। तो इसी तरह हमारे पास है इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू यानी कि इसमें जो स्पीच होती है वो विदाउट एनी प्रिपरेशन, उसमें कोई प्रिपरेशन नहीं होती। आप सडन से जाते हैं और आपको कहा जाता है कि आपने यहाँ पे स्पीच देनी है, आपको वहाँ बोलना पड़ जाता है। तो आप वहाँ जाकर बगैर किसी तैयारी के जो बोलते हैं, जो स्पीच देते हैं, उसे हम इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। आगे हमारे पास मेमोराइजेशन है। तो आप लोगों ने ये बात बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो मेमोराइजेशन है ये एक रिस्की मेथड है, ये अक्सर एमसीक्यूज़ भी आ जाता होता है। तो इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर आप कुछ भी भूल गए हैं, थोड़ा-सा भी आपको उसमें भूल जाते हैं या आप घबरा जाते हैं, तो इसमें आपका ये है कि आपकी जो सीट है वो आप फ़ौरी तौर पर आपको छोड़ने के लिए कहा जाएगा कि आप अपनी सीट छोड़ दें। इस तरह से आप अपनी जॉब से जा सकते हैं। तो जो बात आप उस वक़्त कर रहे होते हैं, जो मैसेज आप कन्वे करना चाह रहे होते हैं, आपको भूल जाता है, तो आप उसको अपना मैसेज डिलीवर नहीं कर पाते हैं ठीक से, तो ये आपके लिए रिस्की साबित हो सकता है। इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से फ़ोकस करना होता है, मेमोराइज़ यानी कि आपको याद रखना होता है। इसी तरह हमारे पास रीडिंग है, और रीडिंग में जो हमारे पास ड्रॉबैक होता है वो होता है स्पीच। और जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं बजाय टेक्स्ट के, आप डायरेक्ट ऑडियंस से जब बात कर रहे होते हैं, तो आपका जो फ़ोकस होता है वो वर्ड्स पे होता है। तो आपको ऐसा बोलना चाहिए, इस तरह से बात करनी चाहिए कि जो आपके ऑडियंस हैं उन पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमने अक्सर देखा होगा कि जो अपने साथ नोट्स रखते हैं, उनके पास फाइल्स होती हैं, वो उसमें लिख कर आते हैं और फिर आकर बोलते हैं। तो इस तरह से ये एक तरह से हमारे लिए अच्छा भी है, लेकिन ये अच्छा नहीं भी है। क्यों? क्योंकि जो आपका सारा फोकस होता है वो नोट्स की तरफ होता है, और आपका जो आई कांटेक्ट है वो आपके ऑडियंस से नहीं हो पाता। तो इस तरह से बजाय ये कि आप रीड करें और मतलब कि इस तरह से आप फ़ाइल पे देखते रहें, तो ये बुरा इंप्रेशन पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट ऑडियंस की तरफ देखते हैं, वहाँ ऑडियंस की तरफ देख के बात करते हैं और फ़ाइल की तरफ देख के रीड नहीं करते हैं, तो ये अच्छा रहता है।
आगे हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन। तो हम देख लेते हैं वो किस तरह होनी चाहिए। उसमें हमारे पास ये है कि कुछ पैरामीटर्स हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है नॉलेज ऑफ द ऑडियंस, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, यूज़ ऑफ टाइम, रिहर्सल। कि जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं ऑडियंस से, जिस नॉलेज मीन के जिस इन्फॉर्मेशन के बारे में आप बात करने वाले हैं या जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, उसके बारे में ऑडियंस को थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए, ऑडियंस को सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में आप बात करें आपको उसका नॉलेज होना चाहिए, आपको उस पे आपको उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। और यूज़ ऑफ़ टाइम कि आपको टाइम आपको मैनेज करना आना चाहिए कि आपने कितना वक्त लेना है, आपने कैसे टाइम को एडजस्ट करना है। और इसके बाद आपने रिहर्सल कर लेनी है अपनी। और उसके बाद है पर्सनल अपीयरेंस एंड ग्रूमिंग, और ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इस तरह आपकी जो पर्सनल अपीयरेंस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों पे फोकस किया जाता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए ये जो चीज़ें ये प्रेजेंटेशन में प्रिपेयर की जाती हैं। तो इसके बाद हमारे पास ये आगे जो आ रही हैं कि चीज़ें उनको एक्सप्लेन किया गया कि नॉलेज ऑफ़ ऑडियंस, नॉलेज ऑफ़ सब्जेक्ट, यूज़ ऑफ़ टाइम, रिहर्सल, पर्सनल अपीयरेंस। तो इन चीज़ों को आपने रीड कर लेना है। और इस तरह ये बहुत ईजी है, बिल्कुल इसी तरह है जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि किसी भी जगह पे कोई टैबलो या कोई परफॉर्मेंस वगैरह के लिए जाते हैं या कुछ तैयार करते हैं, तो वो सेम इसी तरह ही है। लेकिन ये बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसलिए क्योंकि ये बिज़नेस लेवल पे बात हो रही है यहाँ। तो आपने यहाँ पर देख लेना है कि जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम मतलब जो ऑडियंस है उनका नॉलेज लेवल क्या होना चाहिए, उनकी एज क्या होनी चाहिए, किस तरह के मेंबर्स होने चाहिए, और उसके बाद उनका जो हमारा टाइम है वो क्या होना चाहिए, रिहर्सल कितनी करनी चाहिए, कि टाइम लिमिट्स आर टू बी ऑब्जर्व, के टाइम लिमिट्स जो है वो ऑब्जर्व की जाती है, कितने मिनट में क्या बोला है और कितने मिनट में उसको आपने सम अप किया है अपनी प्रेजेंटेशन को। पर्सनल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपका हुलिया कैसा है, इनफॉर्मल क्लोथिंग है या फॉर्मल क्लोथिंग है, ये सब कुछ देखा जाता है। और उसके बाद हम बात करते हैं डिलीवरी एंड ओरल प्रेजेंटेशन। तो इसमें हमारे पास ये है कि डिलीवरिंग एंड ओरल प्रेजेंटेशन, जब हम कोई ओरल प्रेजेंटेशन डिलीवर कर रहे होते हैं तो उसमें हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। उसमें हमारा जो आई कॉन्टेक्ट है उसको देखना चाहिए। यूज़ ऑफ वॉइस हमारा है उसके उस पर भी फोकस करना चाहिए हमें। और यूज़ ऑफ टाइम जो है कि उसका ध्यान कैसे रखना चाहिए। पॉइज़ एंड इंथुजियम, इसमें ये बात आ जाती है कि आपको आप प्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, आपको वहाँ बिल्कुल फ्रोज़न होके एक जगह जम के खड़े नहीं होना है, आपको मूव भी करना है। आपको जिस तरह हम कुछ बोल रहे होते हैं, हम देखते हैं हमारे टीचर्स कैसे हमें लेक्चर देते हैं, तो उनकी मूवमेंट भी होती है, वो आगे जाते पीछे, मतलब एक एक मेथड होता है। ऐसे नहीं कि बिल्कुल आप बुत बन के खड़े हो अगर आप प्रेजेंट करने लग गए हैं, बिल्कुल नहीं। एक अच्छा अंदाज़ होता है कि रिलैक्स होकर आपने अपने हैंड्स की मूवमेंट भी करनी है, और आपका जो आई कॉन्टैक्ट है ऐसा होना चाहिए कि आप सामने ऑडियंस की आंखों में देख। और आगे वॉइस के बारे में बात करते हैं तो डोंट स्पीक टू सॉफ्ट, मतलब इतना ज़्यादा आहिस्ता भी नहीं बोलना, इतना ज़्यादा ऊंचा भी नहीं बोलना कि मतलब सबको आपकी आवाज़ चुभे। बिल्कुल नॉर्मल, मतलब कि आपने बहुत ही रिस्पेक्टेड वे में और बहुत ही अच्छे अंदाज में बोलना। इस तरह से कि हेयर व्हाट यू से, कि जो आपने बोला है आप सुन सको, अंडरस्टैंड व्हाट यू से, कि आपको भी समझ आए जो आपने बोला है। और आगे हमारे पास यूज़ ऑफ पेस, कि ज़ाहिर सी बात अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो अगर हम बगैर किसी प्रिपरेशन के जाएंगे तो हम नर्वस हो जाएंगे, और जब हम कोई अच्छी रिहर्सल करके जाएंगे तो हम सबका अच्छे से सामना करेंगे और अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। अब फॉर्मल प्रेजेंटेशन में को जब हम बना रहे हैं तो उसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें बस वॉइस है, बॉडी लैंग्वेज है, हमारी अपीयरेंस मैटर करती है। वॉइस यानी कि आप बोल कैसे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज यानी जो आप मूवमेंट कर रहे हैं उस पर फोकस किया जाता है, यानी जो आप कहना चाह रहे हैं अपनी मूवमेंट से भी समझा देते हैं, शो करवाएं, ताकि सबको लगे कि हाँ आप कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं। अपीयरेंस होती है कि जो आपके ऑडियंस हैं उनके एटीट्यूड के मुताबिक आप अपनी अपीयरेंस दें। और आपका ड्रेस बहुत मैटर करता है, आपकी ड्रेसिंग बहुत ज़्यादा मैटर करती है, आपको एक फॉर्मल लुक में जाना होता है। आगे हमारे पास है प्रिपरेशन, कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो वो सिंपल सी है, बिल्कुल सिंपल, आप इसको रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी इसमें क्या क्या बातें होती हैं। कि हमें इसमें देखना होता है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टॉक, हमारी डिस्कशन का जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, हमारा मकसद क्या है। और उसमें आपने इसमें जो चीज़ें बहुत ज़्यादा फोकस करनी होती है वो ये कि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अगर किसी ड्राफ्ट की फॉर्म में पड़ी है तो आपको उसको रिव्यू करना है, उसके बाद आपको उसको एक फॉर्मल वे में अच्छे अंदाज में उसको बनाना है। नेवर रीड फ्रॉम अ स्क्रिप्ट, उसे किसी स्क्रिप्ट से रीड ना करें आप। और अपनी प्रेजेंटेशन कितनी रिहर्सल करें, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जब आप उसको प्रेजेंट करने जाएं तो आप ऑडियंस की तरफ देख के उसको प्रेजेंट करें, आपको सारा कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद हो और आप उसको एक अच्छे अंदाज में उसको डिलीवर करें। और उसके बाद हम बात करते हैं मेकिंग द प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन बनानी कैसे, देनी कैसे है, आगे उसको प्रेजेंट कैसे करना है। उसमें सबसे पहले आप उसका एक अच्छे अंदाज में आप उसका आगाज़ करें, गुड मॉर्निंग बोलें, या फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एक इन वर्ड से आप अपने ऑडियंस को मुखातिब करें। और आप इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें कि आपके जो ऑडियंस है वो सारे के सारे आपकी तरफ मुतवज्जो हों और आपको सुनने में दिलचस्पी लें। और अपने ऑडियंस को बताएं कि आप उनसे किस बारे में बात करने जा रहे हैं।
जितना ज़्यादा हो सके आप अपनी प्रेजेंटेशन को छोटा रखें, मतलब कम टाइम का रखें। इतनी ज़्यादा भी ना हो कि वो बोर हो जाएं, इतनी कम भी ना हो कि आप बात ना समझा पाएँ। मीन कि एक नॉर्मल होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा लंबा करेंगे तो जो आपके ऑडियंस होंगे वो बोर हो जाएंगे और वो 5 मिनट तक तो आपकी स्क्रीन को देख भी नहीं सकेंगे कि जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो उससे तंग आ जाएंगे। और उसके बाद आप अपने ऑडियंस को डिस्कशन का मौका दें, उनके पॉइंट्स क्लियर करें और उसके बाद आप उनसे पूछें कि अगर इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चन, अगर कोई सवाल करना चाहता है तो आप उनको मौका दें कि वो आपसे पूछ सकें। और अगर आपको लगे कि ऑडियंस आपसे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चंस हो रहे हैं या बहुत टाइम लग रहा है, तो आप अपनी तरफ से अपनी जो आपने प्रेजेंटेशन दी है ये शो करवाने के लिए कि आप एक्टिव थे, आपने फुल तैयारी करके आए हैं और आपको बहुत मतलब आपने बहुत अच्छे अंदाज में दिया, तो आप अपनी ही प्रेजेंटेशन में से कोई भी एक सवाल अपने ऑडियंस से करें। आगे हमारे पास कुछ डिलीवरी गाइडलाइंस हैं कि उसमें ये है कि स्पीक क्लियरली, बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में बोलो। आपको विस्पर नहीं करना है, वो जो मरमर होता है ना, इस तरह से करके नहीं बोलना है, मुंह के अंदर नहीं बोलना है। बिल्कुल आपको एक लाउडली, एक अच्छे अंदाज में बोलना है, एक नेचुरल आपका जो वे है, आपका जो स्टाइल ऑफ कन्वर्सेशन है, आपने उस अंदाज में बोलना है ताकि जो आपके पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो सकें। और कोई फजूल किस्म के जोक्स नहीं उसमें ऐड करने हैं और जितना ज़्यादा हो सके ऑडियंस की तरफ देखना है। लुक एट द ऑडियंस एज मच एज पॉसिबल। और ऐसा भी नहीं करना है कि बस एक ही आपके सामने जो एक ही बंदा बैठा है उसको ही देखते जाओ। नो, सबकी तरफ आपने देखना है और ना इस ऐसी पोजीशन पर खड़े नहीं होना कि जो आपकी स्क्रीन है वो आपकी आपकी बैक से छुप जाए। आपको साइड पे खड़े होना है और आपकी स्क्रीन जो है वो ऑडियंस सबको नज़र आनी चाहिए क्लियरली। इसके बाद बात हो रही है विजुअल एड्स की कि वो हम कैसे ऐड कर सकते हैं। विजुअल एड्स जो होते हैं वो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं और इससे ये होता है कि आपके जो विजुअल एड्स होने चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन में वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए। जिस टॉपिक पे आप बात करें वो उससे रिलेटेड होने चाहिए। डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक को डिलीवर करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड वो किस तरह उसमें एडजस्ट हो रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ हैं कि स्लाइड्स की जो है कितनी लेंथ होनी चाहिए और इसमें पावर पॉइंट और कंप्यूटर प्रोजेक्शन, वीडियो एंड फिल्म, रियल ऑब्जेक्ट और ये जो हमारे पास है फ्लिप चार्ट, इसके बारे में सब कुछ आगे है। आप इसको रीड कर लीजिएगा कि इसको सिंपल रखना है या कॉम्प्लेक्स रखना है। इसको सिंपल ही रखना चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हार्डवेयर कैन रिजल्ट इन कन्फ्यूजन। और कॉम्प्लेक्स होगा तो कन्फ्यूज हो जाएंगे ऑडियंस आप, और आपको आपके जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनको उनका यूज़ भी आना चाहिए। सो आगे इसमें सारा ये बताया हुआ है कि आपको कितने वर्ड्स और कितनी उसकी जो पावर, जो उसका मतलब किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए और कौन से कलर्स रखने चाहिए, ये सब कुछ इसमें डिस्कस किया गया है। होप सो आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और समझ आ गया होगा। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।